वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के हालात के चलते सीबीएसई का बड़ा फैसला। 10वीं 12वीं के कई एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। 7 से 11 मार्च के बीच होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। 2, 3, 5 और 6 मार्च के स्थगित एग्जाम भी कैंसिल किए गए। 12वीं का 7 मार्च को होने वाला एग्जाम पूरी तरह से स्थगित किया गया। रिजल्ट घोषित करने का तरीका बाद में बताया जाएगा। तो आपको बता दें का बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। जिस तरह से युद्ध के हालात देखने को मिले उसके बाद में सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और आपको बता रहे हैं मिडिल ईस्ट के हालात पूरी तरह से दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसके चलते 10वीं और 12वीं के कई एग्जाम जो है वो कैंसिल किए गए। सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल किए हैं। और आप दिल्ली से खबर, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत दौरे पर है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की तस्वीरें अब तक पहुंचाई। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। भारत फिनलैंड सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने पर खासा जोर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद में बैठक संपन्न। तो ये मुलाकात की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत दौरे पर है और भारत के राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू के साथ में मुलाकात होती है। मुलाकात की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है और ऐसे में ये तस्वीरें साथ ही बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के तहत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। राज्यपाल के ओएसडी ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। अचानक फैसले से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। इस्तीफे के कारणों का फिलहाल किसी भी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। तो राज्यपाल के ओएसडी ने इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। अचानक ये फैसला क्यों लिया गया, इसकी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में जोरों शोरों से मची हुई है। इस्तीफे के क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ये इस्तीफा दिया गया, फिलहाल अभी तक ऐसा बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र भी भेजा है, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण रहे, फिलहाल इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। और अचानक से इस्तीफे की खबर से राजनीतिक हलकों में चर्चा बेहद तेज हो चुकी है। लेकिन ये इस्तीफा क्यों दिया गया है, फिलहाल इस पर अभी भी चर्चाओं का दौर तेज है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है सीवी आनंद बोस और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को भेजा है अपना इस्तीफा पत्र, लेकिन इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ बड़े कारण है जिसकी वजह से अचानक से इस्तीफा दे करके एक बड़ा झटका पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं तेज है कि आखिरकार इस इस्तीफे के पीछे क्या कुछ बड़ी वजह है। पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने हैं और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि आखिरकार ये तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही है। अचानक से वहां के राज्यपाल का इस्तीफा देने का मतलब क्या कुछ है, इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं या कोई और वजह, इसका खुलासा तो बाद में हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कुछ देर पहले इस इस्तीफे के चलते जो है पश्चिम बंगाल में मानो एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है और हर जगह एक ही चर्चा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, इस्तीफे के पीछे क्या कुछ कारण रहे, आखिरकार इस्तीफा अचानक से दे देना
इसकी चर्चा पश्चिम बंगाल में तो जोरों शोरों से है ही, लेकिन पूरे भारत में इस इस्तीफे की चर्चा हो रही है कि अचानक से जहां पर एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की चर्चा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की चर्चा है कि आखिरकार उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है। इस इस्तीफे के पीछे आखिरकार क्या कुछ कारण है, क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ वजह है, फिलहाल ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके कारण का भी खुलासा होगा। जहां एक तरफ बिहार की तस्वीरों ने, और ज्यादा जानकारी के लिए तो लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को लेकर के चर्चाएं तेज है कि आखिरकार ये एक के बाद एक इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या कुछ बड़ा रीजन है जिसकी चलते ये इस्तीफा वहां के राज्यपाल यानी कि पश्चिम बंगाल के। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ में फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, जहां पर एक तरफ कुछ देर पहले हम बिहार की चर्चा कर रहे थे, अब पश्चिम बंगाल की यहां पर राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ बड़ा संदेश, क्या कुछ कारण? बिल्कुल, देखिए, यह कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले जो बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस हैं, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इधर तो देखिए, सुबह से ही लगातार सियासी गहमागहमी रही। बिहार में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो चूंकि इस साल जो है बंगाल में चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, और ठीक पहले गवर्नर का अपने पद से इस्तीफा देना, कहीं ना कहीं इस पे तमाम सियासी बयान आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जल्द ही बंगाल का गवर्नर कौन नियुक्त किया जाता है। फिलहाल देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन इस टाइमिंग को हम कैसे देखें? चुनाव से पहले ये तस्वीरें क्या कुछ कहती है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही, क्योंकि इस साल असम और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले यह जो डिजाइन हुआ है, इस पे तमाम तरह के सियासी टिप्पणी भी नेताओं के हो रहे हैं। लेकिन अभी जो है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बदलाव के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि यह जो है जो पद होता है गवर्नर का संवैधानिक पद होता है, और जब इस पर दो कंडीशन होते हैं, या तो जब गवर्नर का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनको वहां से हटाया जाता है, या बीच में कहीं दूसरे जगह का चार्ज उनको दिया जाता है, तो फिर उनको जो है वहां से रिजाइन देकर दूसरे राज्य का चार्ज लेना पड़ता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, टर्निंग पॉइंट होती हैं, जिसके बाद जो है आपने चार्ज देने की बात कही है, तो अतिरिक्त प्रभार को लेकर के किसी के नाम की चर्चाएं तेज हुई है क्या राजीव? अभी तक इस तरह की बातें सामने नहीं आ रही कि अतिरिक्त प्रभाव को लेकर के कोई आधिकारिक तौर पर अभी लेटर जारी नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए लगातार अगर देखा जाए तो वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार सियासी बयान देती रही हैं, और ऐसे में उनका जो रिजाइन हुआ है, इसको लेकर के टीएमसी के सांसदों के बीच तरह तरह के बयान आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बहुत बिल्कुल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तनाव की खबरें शुरू हो चुकी है। राजीव, आप हमारे साथ में बने रहिए। और अब लद्दाख से बड़ी खबर, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। जुलाई 2025 में संभाला था उपराज्यपाल का पद, करीब 9 महीने बाद पद छोड़ने का फैसला लिया है। इस्तीफे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। नए उपराज्यपाल की नियुक्ति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो राजीव तिवारी हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। राजीव, पश्चिम बंगाल की बात हो गई, बिहार की बात हो गई, अब बात लद्दाख की। आखिरकार यहाँ पर इस्तीफे के पीछे क्या कुछ वजह है? देखिए, अभी चीजें पीछे कारणों का हवाला नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, बदलाव होते रहते हैं।
जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी कई जो दूसरे राज्य के जो गवर्नर हैं उनको दूसरे राज्य का चार्ज दिया जाता है, बदल दिया जाता है, लेकिन जो रिजाइन गया है इसके पीछे एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। तमाम क्योंकि जो सीनियर लीडर हैं उनके जो ऑफ कैमरे जो बयान आ रहे हैं, इस बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है जो कुछ नए ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनको राज्यपाल की और उपराज्यपाल की जिम्मेदारी देने की लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, तो जल्दी ही वो नाम सामने आ जाएंगे। अब चूंकि पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर विधानसभा चुनाव होना है और वहां पे टीएमसी की सरकार है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर और तमाम चूंकि जो संवैधानिक पद पर वहाँ के राज्यपाल की बात कीजिए या दूसरे लोगों की बात कीजिए, समय समय पे आरोप लगाती रहती हैं और उनका सीधे तौर पे ये कहना रहता है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव जो होना है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, एक तरफा चुनाव ना हो। चुनाव आयोग को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था। तो उसी क्रम में इसे देखा जा रहा है। और जहाँ तक लद्दाख की बात है तो देखिए लद्दाख में उपराज्यपाल जो है उनसे भी उनका भी जो रिजिग्नेशन हुआ है, माना जा रहा है कि वहाँ पर किसी को जल्दी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और जो कानून व्यवस्था होती है, जो सरकार होती है, जो गाँव के राज्यपाल होते हैं, उनको बहुत सी चीजों को देखना होता है। लेकिन दो प्रमुख राज्यों के राज्यपालों का इस तरह से इस्तीफा देना एक ही टाइमिंग पर, पहले शायद पश्चिम बंगाल में और अब लद्दाख से, इसे हम कैसे देखें? यहाँ पे उपराज्यपाल की बात कर रही हूँ। बिल्कुल 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 आपने देखा, अगर लद्दाख की बात की जाए तो केंद्र शासित राज्य है और वहाँ पर जो है जो उपराज्यपाल है उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जो लगातार वहाँ पे जो गतिविधियां जो बदली हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तमाम ऐसे सवाल हैं जो लेकर के समय समय पर वहाँ पे खड़े होते रहे हैं। अब माना जा रहा है कि जल्द ही किसी को बड़ी जिम्मेदारी देकर के वहाँ भेजी जा सकती है, किसी नए राज्यपाल को वहाँ नियुक्त किया जाएगा जो आने वाले समय में जहाँ की स्थितियाँ, बॉर्डर क्षेत्र की जो स्थितियाँ जो क्रिटिकल है उनको जो कंट्रोल कर सके, जो आम जनमानस है वहाँ पर सिचुएशन और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उन तमाम चीजों को जो रुकावटें आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनको सही तरीके से देख सके। इस वजह से माना जा रहा है, यही वजह है कि ये बदलाव हुआ है। अब जहाँ तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, वहाँ ढेर सारी चीजें बदलनी है। तो अब देखिए वहाँ पे राज्यपाल किसको बनाया जाता है, क्योंकि चुनाव बड़ी जिम्मेदारी होती है और चुनाव के पहले टीएमसी की सरकार है तो राज्यपाल पे भी तरह तरह के सवाल खड़े कर रही थी। राजीव, कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है, यदि लद्दाख के सिनेरियो में बात करें तो प्रशासनिक मतभेद वहां पर बढ़ चुका था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। और अब उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करेंगे। 7 मार्च को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैरागी कैंप का दौरा करेंगे, कई प्रदर्शनियों का भी जायजा लेंगे, पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। उत्तराखंड सीएमओ ने एक्स पोस्ट करके जानकारी साझा की है। बैरागी कैंप का दौरा अमित शाह करेंगे और ऑफिशियल जो उत्तराखंड एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पब्लिक मीटिंग को संबोधित करने का कार्यक्रम भी गृह मंत्री का रहेगा। ऐसे में उत्तराखंड के सीएमओ ने ये जानकारी साझा की है, एक्स पर पोस्ट करके साझा की है। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहेगा। 7 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। हरिद्वार दौरे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। और अब एआईसीसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। एआईसीसी ने नियुक्त किए 2 स्पेशल ऑब्जर्वर। तस्वीरें इस आदेश की आप देख लीजिए। दिनेश गुंडू राव और पूनम प्रभाकर को जिम्मेदारी दी है। चुनावी रणनीति और संगठन पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। वहां के नेताओं से कोऑर्डिनेशन करके चुनाव की तैयारी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जताने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर
अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बिहार सरकार और उनके सहयोगी दलों का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लगभग 3 महीने बाद यदि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला लेते हैं तो ये उनका राजनीतिक फैसला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार के लोगों की सेवा की है और राज्य के विकास में अहम भूमिका भी निभाई है। हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, HADP और JK SIP के तहत एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना। ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है। उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है काफ़ी फ़र्क हुआ है। सर, नीतीश कुमार ने ये अनाउंस किया है कि वो राज्यसभा पोल को जो है उसके लिए नॉमिनेशन भरेंगे क्योंकि वो एक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, तो ऐसे में उनका टेन्योर भी वो खत्म हो जाएगा। हालांकि ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार की लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूँगा कि राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र के दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं को साफ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होकर सुराज की स्थापना के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और विधानसभा में पेश किए जा रहे सभी विधेयक प्रदेश के विकास और जन कल्याण को ध्यान में रखकर लाए जा रहे हैं। बेढम ने कहा कि सरकार सकारात्मक और तार्किक चर्चा के माध्यम से जनहित के कानून बनाना चाहती है, लेकिन विपक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना राज्य के विकास के लिए उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गल्फ देशों के मौजूदा हालातों को लेकर के सरकार केंद्र के साथ में लगातार संपर्क में है और विदेशों में मौजूद प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्रजनगर की एक बालिका सहित कई लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। सरकार जो जनहित में कानून पास करना चाह रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि जनता के प्रति जवाबदेह होकर के हम काम करेंगे, उसी पर आधारित विधेयक राजस्थान की विधानसभा में पेश किए जा रहे हैं। अब विपक्ष के साथियों को जनहित के कार्य पसंद नहीं आते। उनका काम है कि कैसे भी करके व्यवधान करें और व्यवधान करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। स्वच्छ राजनीति और सकारात्मक राजनीति होती है कि वो तार्किक रूप से अपनी बात रखें, जनहित के विषय हैं उन पर वैधानिक सुझाव दें। लेकिन कांग्रेस के साथियों ने सदन को भी एक अखाड़ा बनाने की कोशिश की, जो मैं समझता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं कि राजस्थान की जनता के हित में हम कानून भी पारित करेंगे और उनको लागू भी करेंगे। गल्फ कंट्रीज में आपस में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हमारे देश के नागरिक या हमारे प्रदेश के नागरिक जो वहाँ हैं अपने उद्यम करने के लिए गए या पढ़ाई के लिए गए, जैसे भी हैं, हमारी सरकार सतत संपर्क में रहकर उनको सुरक्षित घर वापसी के पूरे प्रयास कर रही है। मेरे खुद ब्रजनगर की एक बच्ची, उसके परिजनों ने मुझसे संपर्क किया, मैंने उचित स्थान पर संपर्क किया और कल सुबह ही वो घर सुरक्षित लौटी। ऐसे कई अन्य लोग हमारे संपर्क में भी हैं और हम उचित स्थान पर सूचना दे करके उनको भारत सरकार की ओर से जो भी सहूलियतें दी जा सकती हैं उनको दिलाकर वापस स्वदेश लाने का हम प्रयास।
और अब जयपुर से खबर। जयपुर साउथ में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान। डीसीपी साउथ राजश्री राज की मॉनिटरिंग में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक चला अभियान। करीब 30 लाख रुपए के 121 मोबाइल रिकवर किए गए। 9 लाख रुपए साइबर अपराधियों के खाते में होल्ड करवाए। करीब 28 लाख रुपए पीड़ितों के खाते में रिफंड करवाए। देश भर के करीब 300 साइबर अपराधियों को ट्रेस किया गया। तो करीब 28 लाख रुपए पीड़ितों के खाते में रिफंड। देश भर के करीब 300 साइबर अपराधियों को ट्रेस भी किया गया। राजधानी से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर साउथ में साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। डीसीपी साउथ राजश्री राज की मॉनिटरिंग में एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ये अभियान चलाया गया। जयपुर में जेडीए का अतिक्रमण हटाओ अभियान। ग्रीन पार्क योजना में प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई होती है। 60 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण को हटाया गया। सड़क पर बनी अवैध 4 दीवारें को ध्वस्त किया गया। जेसीबी से तोड़कर रास्ता साफ करवाया गया। आपको बता दें कि पीले पंजे के तहत यह कार्रवाई होती है। जेडीए ने अवैध निर्माण न करने की चेतावनी भी दे डाली है और लगातार वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई। जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ वहां पर जेसीबी ने अपनी कार्रवाई की। पीले पंजे के तहत कार्रवाई होती है और जेडीए ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण ना करे वरना यही हाल होगा। कार्रवाई का डंडा चलेगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सेशन। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। दुकान और वाणिज्यिक संस्थान विधेयक में बाल श्रम की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य की अधिकतम सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की गई। तिमाही ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे की है। कर्मचारियों के लिए 6 घंटे कार्य के बाद आधे घंटे का विश्राम अनिवार्य किया गया। राजस्थान जन विश्वास विधेयक से 11 राज्य कानूनों में संशोधन कर व्यापारिक सुगमता बढ़ाने का प्रावधान रखा है। छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड या जुर्माने का प्रावधान। वन और उद्योग अधिनियमों में प्रक्रियागत गलतियों पर जेल की सजा का प्रावधान खत्म किया है। विपक्ष ने बदलावों को मजदूर विरोधी बताया। सरकार ने इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी बताया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी झड़प भी हुई। सदन में सभापति संदीप शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच बोलने के समय को लेकर बहस हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वीडियो रिकॉर्डिंग देकर उचित व्यवस्था देने के निर्देश भी दिए गए। दुबई में फंसे जोधपुर के 2 संतों सहित करीब 120 श्रद्धालुओं की स्वदेश वापसी का मामला अब लगभग पूरी तरह से सुलझ गया है। सभी श्रद्धालु अलग अलग चरणों में भारत लौटकर अपने गृह नगर यानी कि जोधपुर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक संत अमृतराम महाराज और मनोहर दास महाराज के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का जत्था धार्मिक यात्रा के दौरान दुबई में फंसा हुआ था, जिसके बाद उनकी वापसी में देरी हुई थी। इस दौरान दुबई स्थित मारवाड़ी समाज और भारतीय समुदाय ने आगे आकर उनकी हर संभव मदद की। श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था भी वहीं पर की गई। वापसी के दौरान 76 यात्री कोची पहुंचे, जबकि करीब 30 श्रद्धालु अहमदाबाद पहुंचे, जहां से वे अलग अलग साधनों से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर परिवारजनों और अनुयायियों में खुशी और राहत का माहौल देखने को मिला है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि ये तमाम लोग जैसे ही अपने गृह नगर यानी कि जोधपुर पहुंचते हैं तो वहां पर उनके परिजनों ने राहत की, सुकून की सांस ली है और उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। हो गया आपके 360 दिन। अच्छा, ठीक है। जी, उसको आप गुना 25 से गुना कर लो। और बसों का क्या रेट था? बसों का तो सुबह ही नहीं वहाँ चलती है, कार आ रहे और है। अच्छा, फिर जब इतने दिन आप फंसे रहे, क्या कैसा कुछ डर? नहीं, वो डर कुछ नहीं लगा, ऐसा कोई नहीं है।
और वहाँ वैसे समाज ने खाना वाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, सब कुछ। आसपास में बम फटने की आवाज नहीं, वो जैसे कुछ खलीफा है, ड्रोन वोन फटा है, छोटे मोटे होते रहते हैं, वैसे कुछ वहाँ मतलब ऐसी स्थिति नॉर्मल थी, बड़ो किराया बढ़ गया और बढ़ गया, सब कुछ हो गया। आपका नाम? त्रिलोकीनाथ। सर हम तो बहुत खुश हैं, दूर से भी खुश हैं, सफर से भी खुश हैं। यहाँ खूब आनंद, वहाँ पे आनंद मिला और जैसे तैसे हम अपने घर पहुँच गए, बस वो खुशी सबसे ज्यादा है। आज परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है। ऐसा कि हम अबू धाबी अक्षरधाम मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, तो लगभग 4 बज गए थे। तो उस समय हमको एयरपोर्ट जाना ही वाला था, तो एयरपोर्ट से लगभग 150 किलोमीटर दूर जो अमेरिका एयरबेस है वहाँ धमाका हुआ था। और उसके बाद में अबू धाबी एयरपोर्ट के लगभग पास में एक छोटा सा धमाका हुआ था, तो उनको देख करके हम सब लोग घबरा गए थे। और उस दिन हमारा जो दिन था वो बहुत ही संकट वाला दिन था। उसके बाद में बिल्कुल सामान्य हो गए थे, हम लोग दुबई वापस आ गए थे, कोई डर। जयपुर से खबर, डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देश पर कार्रवाई हुई। 22 फरवरी को ट्रांसपोर्ट नगर घाट की गुड़ी सुरंग में लूटपाट करने वाले काबू किए गए। परिवादी आनंद सोनी के साथ में घटना हुई थी। मुलजिम शमी उर्फ समीर, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी अरुण चौधरी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पूछताछ में मुलजिमान द्वारा जयपुर शहर में दर्जनों वारदात करना कबूल किया है। घटना में प्रयुक्त नकदी, परिवादी का बैग, कपड़े और आधार कार्ड बरामद किए गए। कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद की विशेष भूमिका भी बताई जा रही है। तो ये 3 चेहरे आप देख लीजिए जिन्हें धर दबोचा है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी यानी कि जयपुर से तस्वीरें देखने को मिली है और डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। 22 फरवरी को सुरंग में जिन्होंने लूटपाट की उनको काबू में कर लिया गया है। पाली के बाली में देसूरी पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और रोडवेज बस से अवैध मादक पदार्थों के साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ऊर्जाराम के नेतृत्व में 4 मार्च 2026 को नाकाबंदी के दौरान उदयपुर से जोधपुर जा रही राजस्थान रोडवेज बस की जांच की गई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति के 2 बैग से 18.140 किलोग्राम डोडा पोस्ट और 1.230 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान जोधपुर ग्रामीण जिले के ओसिया थाना के हानिया निवासी मनीराम पुत्र सोहन राम के रूप में करके उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देसूरी पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। सिरोही में साइबर अभियान के तहत शहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर राजस्थान पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से करीब 3 लाख रुपए मूल्य के कुल 12 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे हैं। आपको बता दें, ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान के निर्देशन में हुई है। डीएसपी गुमाराम चौधरी और शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी के नेतृत्व में हुई। पुलिस टीम ने CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गहन विश्लेषण कर मोबाइल फोन ट्रेस करके आउट किए। मोबाइल वापस मिलने पर मालिकों ने पुलिस का धन्यवाद भी जताया। श्री गंगानगर पदमपुर की बात करेंगे, जहां पर पदमपुर श्री गंगानगर स्टेट हाईवे के टोल बूथ को हटाने की मांग का मामला देखने को मिला। टोल संघर्ष समिति के सदस्यों की प्रशासन के साथ में वार्ता में सहमति नहीं बन पाई है। लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। 18 बीबी टोल नाके के पास में पदमपुर श्री गंगानगर मार्ग स्टेट हाईवे सड़क को जाम किया गया। टोल की समय अवधि न बढ़ाने की मुख्य मांग की है। एसडीएम अंजीत गुदारा, सीओ पुष्पेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तहसीलदार जितेंद्र सिंह, सीआई सुमन जयपाल भी वार्ता में मौजूद रहे। श्री करणपुर सर्कल से पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद है। टोल संघर्ष समिति के सुखवीर सिंह फौजी, रविंद्र तरखान सहित बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे पुलिया के पास में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हालत में मिला, जिससे मौके पर सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हुए और पुलिस को जानकारी दी।
मृतक की पहचान टपुकड़ा थाना क्षेत्र के मिर्चुनी गांव के रहने वाले रवि सिंह के रूप में हुई है। सूचना पर भिवाड़ी फेज 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। दौसा में योग प्रशिक्षकों की अचानक सेवा समाप्ति के विरोध में जिले भर के प्रशिक्षकों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस विरोध में महासंघ के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव ने कहा कि दौसा बीसीएमओ कार्यालय ने बिना राज्य सरकार की अनुमति, बिना एनएचएम निदेशक की स्वीकृति और बिना जिला स्वास्थ्य समिति की मंजूरी के प्रशिक्षकों को हटाया, जो कि नियमों के विपरीत है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलेश शर्मा ने योग मद की राशि अन्य कर्मचारियों को बिना योग सेवा दिए भुगतान किए जाने की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया और स्वतंत्र जांच की मांग की है। प्रशिक्षकों ने सेवा बहाली, बकाया वेतन भुगतान और योग मद के बजट और खर्च की जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन और बीसीएमओ कार्यालय का घेराव भी करेंगे। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र में चल रहे इसरदा दौसा पेयजल परियोजना के कार्यों का जिला कलेक्टर काना राम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने NH 148 एंड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग तकनीक से किए जा रहे रोड क्रॉसिंग कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। कलेक्टर ने परियोजना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि परियोजना तय समय सीमा में पूरी हो सके। तो वहीं परियोजना खंड उनियारा के अधिशासी अभियंता ने बताया कि बौली और चौथ का बरवाड़ा में पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया जारी है और मुआवजा राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। इस परियोजना से दौसा और सवाई माधोपुर के 1256 गांवों और 6 कस्बों में पेयजल आपूर्ति मजबूत होगी। अलवर के खेड़ली में एक दुखद घटना देखने को मिली, जहां पर खेत से घर लौट रहे किसान को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे संभाला और समीपवर्ती जटवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सूचना मिलने पर देवी धौलागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का शव खेड़ली उप जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया है। मोहन स्वरूप शर्मा एक्सीडेंट हुआ था, जिसको CHC जटवाड़ा में ले गए थे। जटवाड़ा डॉक्टर साहब ने एक बार कहा कठू खेड़ली ले चलो, इनको खेड़ली आके इनका पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी वाहन का पता नहीं कौन सा, रिपोर्ट देने का पता नहीं। अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई? फिलहाल नहीं बताया। सुबह सिर सुसके के घर जा रहे थे हम लोग। हम तो आगे थे, घर वाले पापा पीछे थे। पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी इसको। वो पैदल आ रहे थे आपके पापा? क्या नाम है उनका? मोहन स्वरूप शर्मा। अच्छा, फिर क्या होता है? पोस्टमार्टम के लिए आए दिल्ली। तो क्या उनकी मौके पे अलवर से होली के त्योहार के दौरान मारपीट की घटना देखने को मिली। रंग लगाने से मना करने पर पड़ोस के कुछ युवकों ने एक परिवार पर हमला किया। आरोप है कि शराब के नशे में धुत युवकों ने धारदार हथियारों से हमला करके परिवार के कई लोगों को घायल किया। सभी घायलों का उपचार फिलहाल सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। मेरे पिताजी बाहर बैठे हुए थे और एक लड़का था सुरेंद्र, वो घर पे आके रंग वंग लगा रहा था। बाद में पापा ने समझाया उनको कि भाई होली होली हो गई, अभी मत खेलो और अपने घर जाओ, समझा रहे थे। फिर समझाने के बाद वो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद उसको भेज दिया घर। फिर उसने अपने मामा को बुलाया। मामा को बुला के और मामा दोनों दंगे करने लगे। फिर बाद में उनको समझाने के लिए गए। जैसे ही उन दोनों ने, मामा ने और उन्होंने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें परिवार के मामा का ही घर था, जिसमें परिवार के 6 लोगों को गंभीर चोट आई है। इसमें मेरे पापा हैं, भैया हैं और बाकी परिवार सदस्य हैं।